नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीटेट 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट 2023-24, जिसके प्यारे साथियों फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है? 23 नवंबर। अगर अभी तक आपने सीटेट 2024 के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, और उसके आवेदन की अंतिम तिथि है 23 नवंबर। और प्यारे साथियों, इसके एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम की डेट है 21 जनवरी। एग्जाम कब होना है? 21 जनवरी को होना है। और 21 जनवरी से पहले प्यारे साथियों हम 2018 से लेकर 2023 तक सीटेट के जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो ऑफिशियल आंसर की के साथ उनके क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज की हमारी क्लास किसकी रहने वाली है? साइंस की क्लास रहने वाली है, जिसके 30 क्वेश्चन हम करेंगे। तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले सीडीपी की भी 3 क्लासें हो चुकी है प्यारे साथियों। सीडीपी की भी 3 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने क्या देखा है प्यारे साथियों? अचटेट और सीटेट दोनों के लिए, अचटेट और सीटेट के लिए सीडीपी कवर कर रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। इससे आपको पता चलेगा कि गत परीक्षाओं में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सीटेट 2024 में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पेपर रहने वाला है 2019 का सीटेट का। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। प्यारे साथियों, देखिए आपकी स्क्रीन पर है सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए बात करेंगे आज की वीडियो में साइंस की। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 61 पर, जो कि है साइंस का क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है साइंस का, और इससे पहले सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद मैथ के आ जाएंगे 30 क्वेश्चन। तो 30 और 30 हो गए प्यारे साथियों 60। 60 के बाद आता है 61वां क्वेश्चन, जो है कि हमारा साइंस का क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 61। शानदार लेवल का क्वेश्चन है, और सीटेट में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक्स वह रसायन है, क्या? एक्स एक रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है। क्या है? एक्स है ना, एक ऐसा रसायन है जो हमारे अमाशय के अंदर स्थित होता है। ये कह रहा है अभी तक तो। तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। भोजन को पचाने के लिए जो आवश्यक है, जब एक्स की आधिक्य में स्रावित होता है, यानी जब एक्स है ना अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, तो यह अपचयन जैसी, देखिए अपाचन, अपचयन नहीं, अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। यानी अपाचन जैसी संबंधित समस्या आ जाती है, यानी भोजन पचता नहीं है अधिक मात्रा होने पर। वाई वह रसायन है। एक्स का तो इतना हो गया है, एक्स का इतना मैटर आपको बता दिया है। क्या है एक्स? अभी देखेंगे। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो जी हाँ प्यारे साथियों, वाई क्या है? जो एक्स की अधिक मात्रा हो जाती है ना, उसके उपचार के लिए वाई का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है एक्स और वाई क्या है। एक्स और वाई क्या है? तो एक्स होगा प्यारे साथियों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। एक्स का मान क्या होगा यहाँ पर? HCl होगा, क्योंकि प्यारे साथियों ये हमारे अमाशय में पाया जाता है और ये भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। चलिए, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो एसिडिटी की समस्या आ जाती है। किसकी समस्या आ जाती है? एसिडिटी की समस्या आ जाती है। और इसका निवारण या उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वाई का मान हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी MgOH की होल ट्वाइस। MgOH की होल ट्वाइस। देखिए एक्स का मान हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वाई का मान हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कौन से ऑप्शन में देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 देखिए प्यारे साथियों, यहां पर क्या है? ऑप्शन नंबर
1। ऑप्शन नंबर 1 यहां से मैं साफ कर देता हूं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई है सोडियम कार्बोनेट। ये तो हो गया गलत, ऑप्शन नंबर 1 हो गया गलत। नंबर 2 देखिए एक्स है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये गलत हो गया क्योंकि एक्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, एक्स का मान हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई का मान हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो भोजन के पाचन के लिए जरूरी होता है और इसकी अधिक मात्रा हो जाती है ना, तो प्यारे साथियों पाचन जैसी समस्याएं आ जाती है, जिसके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यानी 62 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है सीटेट 2019 में और 2024 में इसी लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया, इसी लेवल के पूछे जाएंगे और इन जो टॉपिक है ना, इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीटेट का कभी भी पेपर सिलेबस से बाहर नहीं जाता है प्यारे साथियों। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता। बैक्टीरिया का उपयोग है कौन सी प्रक्रिया में नहीं होता। हमें 4 प्रक्रिया दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है निम्न में से बैक्टीरिया का उपयोग किस में नहीं होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दही के बनने में, दही के बनने में, तो इसमें तो प्यारे साथियों उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए डबल रोटी पकने में, ये प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा। डबल रोटी पकने में बैक्टीरिया का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न हमें बताना है। देखिए वनोन्मूलन हो गया, क्या हो गया, वनोन्मूलन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, अपवर्तन हो गया और लास्ट दे रखा है संरक्षण। ये तीनों तो प्यारे साथियों एक हैं और ये प्यारे साथियों संरक्षण इससे अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, और क्या है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो जी हाँ ये हो गया सही आंसर। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है, और हमें बताना है जो सही नहीं है। क्या बताना है प्यारे दोस्तों, सही नहीं है वह बताना है, और ये दोनों सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं अब, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी सही है। लास्ट देखिए ऑप्शन नंबर 4, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये इसका सही आंसर होगा। जो गलत दे रखा है क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, और ये जो मैं आंसर बता रहा हूं ना, सीटेट के द्वारा ही जारी की गई ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करके प्यारे साथियों आपको ये आंसर बताए जा रहे हैं। यानी जो सीटेट ने बताया है ना, वही आंसर मैं आपको बता रहा हूं। मैं मेरी तरफ से बिल्कुल भी आंसर नहीं बता रहा हूं, सीटेट के द्वारा जो बताए गए वही आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। क्या है यहां पर नाम आ गया प्यारे साथियों आरोही क्रम। क्या नाम आ गया, आरोही नाम आ गया। और आरोही नाम क्या होता है, छोटे से। देखिए नाम क्या है, एक तो हो गया आरोही, एक क्या नाम होता है, अवरोही। क्या नाम होता है, अवरोही। इसमें नाम छोटा कौन सा है प्यारे साथियों, नाम छोटा है आरोही का। तो आरोही यानी छोटे से लेकर बड़े की ओर, पहले छोटा आएगा फिर आएगा प्यारे साथियों बड़ा, पहले आएगा छोटा फिर आएगा बड़ा। और अवरोही नाम क्या है, बड़ा। तो पहले आता है हमेशा बड़ा और उसके बाद आता है प्यारे साथियों छोटा, उसके बाद क्या आता है,
छोटा, यानी आरोही क्रम वह होता है जो छोटे से बड़े की ओर चलता है और अवरोही क्रम वह होता है जो बड़े से छोटे की ओर चलता है। तो हमें बताना है इन ऑप्शन में से सबसे छोटा कण कौन सा है, उसके बाद बड़ा कौन सा है, उसके बाद बड़ा कौन सा है, ये हमें बताना है। तो देखिए चट्टान, चट्टान तो बड़ी होती है, ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर देखिए मृत्तिका सबसे छोटी, गाद, रेत, बालू, उसके बाद देखिए बजरी, उसके बाद देखिए प्यारे साथियों चट्टान। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो सही क्रम में दे रखा है, जो आरोही क्रम में हमें दे रखा है। और प्यारे साथियों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से पर। तो उससे पहले आप सभी को पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली यानी मत्स्य में कलोम यानी गिल का कार्य क्या होता है? मछली में कलोम का कार्य क्या होता है, ये हमें बताना है। तो प्यारे साथियों देखिए, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना नहीं, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना नहीं, फिर देखिए जल में उपस्थित घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, जल में उपस्थित घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। और क्या है क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि संयोजक तार नहीं है, क्या अगर संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? क्या कागज की पट्टिका का? बिल्कुल भी नहीं। रबड़ की पट्टिका? नहीं। लकड़ी की छड़ का? नहीं, अगर वो गीली है तो हो सकता है, अन्यथा नहीं। ब्लेड, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि गीली लकड़ी में प्यारे साथियों करंट प्रवाहित हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन ब्लेड, जो इस क्वेश्चन का होगा हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पर। न्यूमेरिकल है और आपने अभी तक साइंस के जितने भी पेपर किए, 2 पेपर किए हैं ना, उन दोनों में से न्यूमेरिकल फिजिक्स में जरूर पूछे गए हैं, जरूर पूछे गए हैं प्यारे साथियों। तो बात करते हैं हमारी मंजुला की। क्या है मंजुला? है एक, आप अपना भी नाम सोच सकते हैं, किसी का भी सोच सकते हैं, जो आपके मन में आए प्यारे साथियों। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, प्रतिबिंब देख रही है, दर्पण में देख रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। देखिए ये मंजूषा हो गई मान लीजिए, और आगे यहां पर दर्पण लगा हुआ है। क्या है? दर्पण लगा हुआ है, और उसकी दर्पण से दूरी, उसकी दर्पण से दूरी कितनी है? 5 मीटर है। कितनी है दर्पण से दूरी? 5 मीटर है प्यारे साथियों। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। क्या है? वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी है। हमें क्या बताना है? उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8 मीटर। क्या होगा? 8 मीटर इस क्वेश्चन का होगा प्यारे साथियों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, 69, क्वेश्चन नंबर 69। और क्या है? कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन चुनिए, और सही कथन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2। इसका आवर्तकाल, क्या? इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। न्यूमेरिकल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पर। और क्या है? हमें गलत कथन पहचान करना है। क्या करना है? गलत कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। क्या ये प्यारे साथियों सही है? नहीं प्यारे साथियों, ये गलत है। घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है क्या बॉल बेयरिंग का उपयोग?
नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर ए की इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। जो गलत दे रखा है बाकी सब ये देखिए सही। पृथ्वी में संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, सही है। लोटनी घर्षण सर्पी बल घर्षण से कम होता है, लोटनी घर्षण है सर्पी घर्षण से कम होता है, ये भी सही है। फिर देखिए, किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, ये भी सही। ये तीनों सही दे रखे हैं, एक गलत दे रखा है, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। और क्या है क्वेश्चन नंबर 71? क्वेश्चन नंबर 71 है प्यारे साथियों, हमें सत्य कथन बताना है। ये तीन दे रखे हैं ए बी सी, इनमें से हमें सत्य बताना है कौन सा है। आयरन जिंक सल्फेट विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है। आयरन है जिंक सल्फेट में, देखिए आर्य नहीं आयरन यानी अफी, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, ZnSO4 विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकता है। नहीं कर सकता विस्थापित, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील को कभी विस्थापित नहीं कर सकता। जिंक कॉपर सल्फेट, ये तो सभी को पता है, ये तो सत्य है प्यारे साथियों। कॉपर आयरन सल्फेट ये नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर अधिक क्रियाशील है आयरन से, नहीं कॉपर कम क्रियाशील है किससे? आयरन से। तो कॉपर आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। केवल बी यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। और क्या है क्वेश्चन नंबर 72? थर्मामीटर से, किससे संबंधित है? थर्मामीटर से। और निम्न में से हमें सही कथन बताना है थर्मामीटर का। तो डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग उपलब्ध द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है। ये तो प्यारे साथियों बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर देखिए, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी गलत है। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? होगा प्यारे साथियों, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्या है क्वेश्चन नंबर 73? हमें फिर बताना है गलत कथन। ध्यान से देख लीजिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार के? कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत युग्म कौन सा है, मिलान कीजिए, ये भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गलत कथन पहचानिए। क्या है गलत कथन? हमें पहचाना है केरोसिन का कैलोरी मान यानी उष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान यानी उष्मीय मान से अधिक होता है, ये तो सही है कथन। कोयले का कैलोरी मान उष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान से भी अधिक होता है, ये भी सही है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये प्यारे साथियों गलत है। क्या है? गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर 73 का 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर आ गया आपके स्क्रीन पर न्यूमेरिकल। क्या आ गया? न्यूमेरिकल। और चाल और दूरी से हर बार न्यूमेरिकल आ रहा है। और न्यूमेरिकल क्या है प्यारे साथियों? चाल और दूरी और समय से संबंधित। तो हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस सूत्र से इसको हल करोगे तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 2 22 किलोमीटर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 22 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 75। फिर देखिए गलत कथन का पहचान करना है। 75 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथन का पहचान कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर 4, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वर्ताकार गतियां होती है, सभी नहीं होती। यहां पर देखिए ऊपर वाले ऑप्शन, पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, ये तो सही है। प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है, सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है,
ये सभी सही है, लेकिन गलत है। सभी आवर्ती गतियां वर्तुल गतियां होती है, ये दे रखा है हमें, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कथन सत्य है। फिर देखिए प्यारे साथियों, हमें बताना है सत्य कथन बताना है। नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये तो सही है प्यारे साथियों। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है प्यारे साथियों, ये कोई जरूरी नहीं है समतल दर्पण में वास्तविक ही प्रतिबिंब बने। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ये भी सही है, यानी ए सी डी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। फिर देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सत्य है, सत्य नहीं है, गलत है, कौन सा कथन गलत है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? क्या विज्ञान की प्रकृति, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? हमें देखिए हर बार पेडागोजी से विज्ञान की प्रकृति से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन उसकी प्रकृति से यही पूछा गया है कौन सा संदर्भ में सही है, सही नहीं है। हमने 2 पेपर किए हैं, दोनों में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले और ये आ गया तीसरा पेपर, तो तीसरा क्वेश्चन भी आ गया। देखिए विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है, सही है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान क्या प्यारे साथियों हमेशा अस्थायी है? ये भी प्यारे साथियों सही है, हमेशा अस्थायी रहता है, कभी स्थायी नहीं हो सकता विज्ञान। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है प्यारे साथियों, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के तो समतुल्य है, तो ये होगा प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो गलत दे रखा है वह उत्तर। क्या जो हमें गलत दे रखा है वह उत्तर यही है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनसीएफ की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय परिचर्चा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, ये इसका हमें बताना है। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखिए, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ नहीं, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। विज्ञान बच्चे के, विज्ञान शिक्षा है ना, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, जो एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 79। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वेदता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। क्या संज्ञानात्मक, क्या ऐतिहासिक, क्या पर्यावरण संबंधी, या प्रक्रियात्मक? इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 प्यारे साथियों, तो ये वेदता है ना क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। क्या प्रक्रियात्मक, क्या प्रक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, और कितना बड़ा, इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन आएंगे ताकि आप इनमें टाइम अधिक लगाएं प्यारे साथियों। आप टाइम मैनेजमेंट के लिए इतने बड़े क्वेश्चन सीटेट में दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, अन्नू, कौन है? अन्नू है प्यारे साथियों, और कक्षा 8 में, कौन सी कक्षा में? 8 में। अन्नू कक्षा 8 के बच्चों, अन्नू 8 में नहीं है, अन्नू तो एक अध्यापिका या शिक्षा हो सकती है। अन्नू कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य
हो सकता है। शैक्षणिक भ्रमण से सीटेट में पहला जो पेपर हमने किया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी शैक्षणिक भ्रमण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्यारे साथियों। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, सही है। फिर देखिए, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, सही है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, सही है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ता, ये गलत दे रखा है प्यारे साथियों। सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं, ए, बी और सी। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 प्यारे साथियों, ए बी सी। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर, देखिए कौन से स्तर की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यानी जो उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाएं होती है उनमें विज्ञान शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो देखिए, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो उद्देश्य होना चाहिए उस प्राथमिक स्तर में। तो जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता मूल्यों का विकास करना, ये भी होना चाहिए। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी होना चाहिए। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, पाठ्य पुस्तक पर बल दे रहा है ये, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। यानी ये उद्देश्य नहीं होगा, राइट आंसर तो यही होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन प्यारे साथियों उद्देश्य ये नहीं होगा। यानी जो क्वेश्चन में पूछा है वो इसका सही आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, और क्या है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो देखिए, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना बिल्कुल गलत है प्यारे साथियों। इस प्रकार का कहीं भी आ जाए पाठ्य पुस्तक को बढ़ावा देना, वो गलत ही होगा, चाहे वो नहीं पूछा हो, हाँ पूछा हो ना, हो सकता है उसमें पूछ ले निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, पाठ्य पुस्तक को बढ़ावा देना उद्देश्य नहीं आ गया ना, तब ये आ जाएगा। यानी जो नेगेटिव होगा ना वो आंसर पक्का आपको मिलेगा पेडागोजी में। फिर देखिए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, ये भी नहीं है। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। देखिए, पॉजिटिव कौन से ऑप्शन में मिल रही है हमें पॉजिटिविटी? ऑप्शन नंबर 3 में। कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 में मिल रही है, तो यही इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। मंड का रासायनिक परीक्षण कर रहा है और उसका प्रदर्शन भी कर रहा है। उपरोक्त कथन में रेखांकित, देखिए प्रदर्शन है, रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया बतानी है प्रदर्शन के लिए? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो देखिए, सर्जन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना या बोध करना, तो इसका सही आंसर होगा अनुप्रयोग करना। प्रदर्शन का क्या होता है? संज्ञानात्मक अर्थ है अनुप्रयोग करना, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? देखिए, सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, वो भी बच्चों में। तो देख लीजिए, जिसमें नेगेटिविटी आएगी वही इसका सही आंसर होगा। विज्ञान क्लब की स्थापना, विज्ञान क्लब की स्थापना ये तो करेगी। भ्रमण ये तो है ही प्यारे साथियों। विज्ञान का कोना बनाना ये भी है। कक्षा में व्याख्यान सुनना, नेगेटिविटी आ रही है ना, बच्चे क्या व्याख्याएं सुनना पसंद करते हैं?
नहीं करते, क्यों उसमें बोर हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जा सकता है? किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अवधारणा मानचित्र, अवधारणा मानचित्र सही है। फिर देखिए वर्णन अभिलेख सही है, पोर्टफोलियो सही है, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, कमी का पता इसके द्वारा नहीं लगाया जा सकता। सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा बच्चे में, विज्ञान में सीखने की कमी का पता नहीं लगाया जाता। ए बी सी, ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? निम्न में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है प्यारे साथियों, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्णन अभिलेख। वर्णन है अभिलेख इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए, पीछे वाली वीडियो में कौन से थे? भालू के क्वेश्चन थे। यहां पर किसका है? पश्मीना सोल। किसका? पश्मीना सोल बकरी के बालों से बनता है। पश्मीना सोल से बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊंट की ऊन से कारपेट बनाने का उपयोग होता है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। देखिए पश्मीना सोल क्या बकरी के बालों से बनता है? क्या पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है? ये हमें क्वेश्चन आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है कि क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। और क्या है क्वेश्चन नंबर 88? निम्न दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। हमें लक्षण दे रखे हैं, जैसे लंबा मेरुदंड रीढ़, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर में अनक वल्यों का मुड़ा। इससे पता चल गया सबसे ज्यादा तो सर्प होगा। ये क्या होगा? सर्प यानी सांप होगा। ऑप्शन नंबर 1 सांप की ये लक्षण है प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89। अब तो मात्र एक क्वेश्चन हो रहा है, इसके बाद तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है? नहीं ले जाती प्यारे साथियों। आगे देखिए, सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है, सही है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, सही है। धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है, सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का प्यारे साथियों अंतिम क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 90 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो मान के चलिए आपकी विज्ञान है ना अच्छी तरीके से तैयार है। और हमें मिलान करना है, एक तरफ अम्ल दे रखे हैं, दूसरी तरफ पदार्थ दे रखे हैं। कौन से अम्ल किस में पाए जाते हैं ये हमें बताना है। तो मिलान कीजिए प्यारे साथियों। देखिए एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल तो पाया जाता है प्यारे साथियों किस में? ये पाया जाता है सिरके में। किस में पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है दही में। लैक्टिक अम्ल किस में? दही में। ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल प्यारे साथियों? ऑक्जेलिक नहीं है, ध्यान से देख रहा है इन शब्दों को, जे नहीं है यहां पर, ओक्सैलिक अम्ल है प्यारे साथियों। क्या है? ओक्सैलिक अम्ल। और ये किस में पाया जाता है? पालक में। किस में पाया जाता है? पालक में। और एस कार्बिक अम्ल, क्या बच गया प्यारे साथियों? 4 नंबर, एस कार्बिक अम्ल जो पाया जाता है नींबू वंश फल में, यानी खट्टे फलों में। तो देखिए ए में क्या आया है? ए में आया 4 नंबर। ए में क्या है प्यारे साथियों? 4 नंबर। लैक्टिक अम्ल दही 1 नंबर। फिर देखिए आगे ओक्सैलिक अम्ल पालक 2 नंबर। फिर देखिए आगे एस्कार्बिक अम्ल नींबू
फल में या खट्टे फलों में, यानी 3 नंबर, यानी 4 1 4 1 2 3। ये जिस ऑप्शन में वही हमारा होगा प्यारे साथियों राइट आंसर। तो देखिए 4 पहले में ये गलत, फिर 4 गलत, 4 ये सही है, 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में, आज हमने कवर कर लिया सीटेट 2019 का पेपर। सीटेट 2019 का पेपर कर लिया, सीटेट 2018 का पेपर कर लिया प्यारे साथियों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर के साथ। और सीडीपी की क्लास देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सीडीपी के 30 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2023 तक इसी चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो देखना मत भूलिएगा प्यारे साथियों वो भी क्लास, क्योंकि आप सभी को पता है जब आपने आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो हम मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया है, जो ठान लिया है दोस्तों। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।